नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे महात्मा गांधी के जो राजनीतिक विचार हैं वो चाहे अहिंसा हो, चाहे सर्वोदय हो, सत्याग्रह हो, इन सब को लेकर के हमने बात की थी। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा इन्हीं टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और राजनीतिक जो बातें हैं उनकी वो देखेंगे, या उनके अलग अलग जो राजनीतिक पहलू हैं, अलग अलग राजनीतिक जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उन पर उनके क्या विचार थे, क्या उनका सोचना था। तो हमने अहिंसा के बारे में समझा था। ठीक है, इसके बाद आज हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे इनके अलग अलग विचार सत्याग्रह को लेकर के, ये हमने देखा था, है ना। इसके हम बाद हमने स्वराज के बारे में देखा था। इसके बाद हमने सर्वोदय के बारे में भी देखा था, सर्वोदय को लेकर के। अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो करेंगे राम राज्य और राज्य विहीन समाज को लेकर के। कुछ बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राज्य विहीन समाज कैसे हुआ, राम राज्य कैसे हुआ, उसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड वे में आप समझो कि गांधी जी एक बात बोलते हैं कि अगर राम राज्य लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे आदर्शवाद की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आदर्शवाद की तरफ ये बढ़ना पड़ेगा कि राम राज्य हमें एक ऐसा पहलू, एक ऐसा समाज, एक ऐसी शासन व्यवस्था को दिखाता है जहाँ पे राज्य की अनुभूति ही ना हो, जहाँ पे शासन क्रिया की अनुभूति ना हो। शासन इतना सुशासन इतने इष्टतम स्तर पे होना चाहिए, इतना सर्वोच्चतम स्तर पे होना चाहिए कि वो अनुभूति, उसकी उपस्थिति की अनुभूति ही ना हो। गांधी जी का जो सर्वोच्च आदर्श है वो रामराज्य है, और राज्य विहीन और वर्ग विहीन व्यवस्था की बात करें। राज्य विहीन व्यवस्था मतलब वो होती है जहाँ पे राजतंत्रात्मक, या कहें तो सत्तावादी सोच के लोग ना हो, सत्तावादी विचारों के सोच वाले लोग ना हो, सोच सत्तावादी सोच ना हो। सत्तावादी सोच से होता क्या है, लोग शक्ति के पीछे भागते हैं, लोग संघर्ष के पीछे भागते हैं, जिससे हिंसा बढ़ती है ना, जिससे संघर्ष बढ़ता है। तो वो कहते हैं कि फिर ऐसे में हमें क्या है, इससे बचना पड़ेगा। और दूसरा वो वर्ग विहीन कहते हैं कि वर्ग नहीं होना चाहिए, चाहे एक उच्च वर्ग है या फिर निम्न वर्ग है, ऐसे वर्गों का यहाँ पे उपस्थिति नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपना विकास करना है तो वो वर्ग विहीन समाज में तो सर्वोत्तम तरीके से कर पाएगा। अगर उसको वर्ग में बांटा जाएगा, उसको जाति में बांटा जाएगा, उसको ऊपर नीची जाति में, उसको उच्च वर्ग निम्न वर्ग में बांटा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे अधिकारों का हनन करने वाला पॉइंट हो सकता है या बिंदु हो सकता है। तो वर्ग का भी अब अनुपस्थिति होना चाहिए और राज्य की अनुपस्थिति होना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं संघर्षरत जो व्यवस्था है, वर्ग होते हैं तो वर्गों के बीच में तभी तो संघर्ष होता है। अगर वर्ग ही नहीं रहा तो क्यों संघर्ष होगा, क्यों लोग एक दूसरे को मारेंगे, क्यों हिंसा होगी, नहीं होगी। शांतिपूर्ण तरीके से सर्वोदय की भावना बढ़ेगी। तो सर्वोदय या फिर कहें सत्याग्रह, सर्वोदय, अहिंसा, ये पहलू आपस में इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर हमें इनकी प्राप्ति करना है तो हमें किस प्रकार की व्यवस्था पे जाना पड़ेगा, हमें किस प्रकार की व्यवस्था पे जाना पड़ेगा, हमें वर्ग रहित व्यवस्था पे जाना पड़ेगा, वर्ग विहीन व्यवस्था पे जाना पड़ेगा, जहां वर्ग ही नहीं। तो फिर एक दूसरे की ऐसी भावना, एक दूसरे के प्रति जो एक कपट की भावना, एक दूसरे के प्रति जो एक संघर्ष की भावना है, वो पैदा ही नहीं होगी। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स जैसे लोगों की जो बातें हैं वो यहाँ पे धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या कोशिश करते हैं, वो वर्ग बना करके उसमें संघर्ष करवाने की कोशिश करते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर समाज को साम्यवाद की तरफ ले जाना है तो वर्गों का होना जरूरी है, और वर्ग होंगे तभी तो संघर्ष होगा, और संघर्ष होगा तो तभी तो इष्टतम रूप से क्या आ जाएगी, साम्यवादी व्यवस्था पाएगी। तो ऐसे में गांधी जी कहते हैं कि हमें साम्यवादी व्यवस्था लाना है या नहीं लाना है वो बात की बात है, लेकिन हमें एक राज्य, एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ पे ये वर्ग ही ना हो, ये वर्ग ही ना हो। फिर उसके बाद जो व्यवस्था बनेगी वो एक ऐसी व्यवस्था होगी, एक अहिंसात्मक, एक सर्वोदय की व्यवस्था होगी, जिसमें सब अपना क्या करें, सब अंतिम रूप से खड़ा व्यक्ति, अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी अपना अपना प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से विकास कर सके। तो इंटरकनेक्टेड यहाँ पे पॉइंट्स हैं। जैसे मैं बात यहाँ पे आप लोगों को बोलूंगा कि इंटरकनेक्टेड बातें ये हैं, जैसे बात आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि अगर वर्ग है तो क्या है, वर्ग है तो यहाँ पे एक बात समझ में आएगी कि हाँ, वहां पे संघर्ष भी होगा। वर्ग है तो संघर्ष है, और वर्ग नहीं है तो फिर किस बात का संघर्ष, ये बात है। अब इसमें हम तत्वों की बात करें तो राज्य को हिंसा का प्रतिनिधित्व करने वाला आत्महीन यंत्र माना है, कि राज्य जो होता है वो हिंसा को बढ़ावा, हिंसा की जड़ होता है। राज्य से ही कहीं ना कहीं हिंसा का जन्म होता है, शुरुआत। और गांधी जी यहाँ पे हेनरी डेविड थॉरो, वही थॉरो जिसने सविनय अवज्ञा की बातें सिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे विचार से उनके सहमत है, जो सर्वोत्तम सरकार वह है जो बिल्कुल भी शासन नहीं करती है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद राम राज्य में निजी संपत्ति का अस्तित्व बना रहता है, लेकिन संपत्तिवान उसका न्यासी होता है, ये हमने भी पढ़ा था, ठीक है।
इसके बाद हमने पढ़ा था इसका मूल स्रोत क्या है, तो लियो टॉल्स्टॉय के प्रशांत अराजकतावाद और हेनरी डेविड थॉरो के विचारों से वो प्रभावित है। वो गांधी जी के अनुसार रामराज शुद्ध नैतिक अधिकारों की क्या है, आधार पर ही लोगों को की संप्रभुता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे, कि यहाँ पे हम कहेंगे कि राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें होता क्या है, एक व्यक्ति अपने आप का है सर्वोत्तम ढंग से विकास कर पाता है, जहां पे वर्ग ना होकर के यहाँ पे एक समानता होती है। समानता होने से फिर संघर्ष की व्यवस्था नहीं होगी, संघर्ष की स्थिति नहीं होगी, वहां पे फिर क्या होगा, एक ऐसा समाज आएगा जो वर्गहीन संघर्षहीन समाज होगा वो। ठीक है, तो ये बातें हमने डिस्कस की थी पिछली क्लास में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस की थी बातें, जिसको हमने यहाँ पे समझा है। अब यहाँ पे हम समझेंगे किस तरीके से ये जो है आगे की जो अलग अलग राजनीतिक विचार है उनमें क्या बातें कहते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट एक क्लियर हम ये करेंगे कि सर जो ये सविनय अवज्ञा है, ये तो हमने देख ही लिया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लोग, नेल्सन मंडेला जैसे लोग बाद में इनसे सीखते भी हैं। ठीक है, सविनय अवज्ञा का विचार किससे सीखा था उन्होंने, ये किससे लिया था, सविनय अवज्ञा के विचार लिया था हेनरी डेविड थॉरो। ठीक है, ये याद रखना है, हेनरी डेविड थॉरो अमेरिका के ये जो एक विचारक है, एक विद्वान है, तो इनसे उन्होंने सीखा था, हेनरी डेविड थॉरो से। ठीक, इसके बाद अगर दार्शनिक अराजकता की बात करें, दार्शनिक अराजकतावाद की बात करें, तो इसको हम समझेंगे अब अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, क्या होता है दार्शनिक अराजकतावाद। देखो, गांधी जी एक प्रशांत अराजकतावादी है। क्या है, प्रशांत अराजकतावादी है। अभी प्रशांत अराजकतावादी क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि राज्य सत्ता को अनावश्यक और वांछनीय मानते थे। मतलब वो ये कहते हैं कि जो हमारी सत्ता है वो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, अवांछनीय है। कोई जरूरत नहीं है ऐसी सत्ता की जो हमें क्या करे, हमें वर्ग में बांटे, हमें विचारधारा में बांटे, हमें कोई स्पेसिफिक सोच, विशेष सोच में क्या कर दे, संकीर्ण कर दे, हमें सीमित कर दे। उस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था नहीं होना चाहिए। ये अनावश्यक होता है, ये अवांछनीय होता है। राज्य को कहा है, किसको कहा है, राज्य अवांछनीय है, राज्य आवश्यक नहीं है या अनावश्यक बुराई है। क्या है, अनावश्यक बुराई। इसलिए आपको ये लाइन भी पता होना चाहिए, अनावश्यक बुराई जैसा पॉइंट उन्होंने कहा है राज्य को। ये वही राज्य जो हिंसा को और शोषण के आधार पे अपनी सत्ता को स्थापित करता है, ये वही राज्य जो क्या करता है, हिंसा और शोषण के माध्यम से ही अपना शासन संचालन या राज्य संचालन करता है। किसी को मार के, किसी को आप कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन करके क्या करते हो, समाज में शांति लाओगे, तो ये शांति थोड़ी है अच्छी शांति। देखो, एक तरीका होता है समाज में शांति या फिर व्यवस्था लाने का, वो है डरा करके, और एक होता है लोगों के अंदर नैतिकता के भाव जागृत करके। तो गांधी जी कहते हैं कि इंसान दोनों तरीके से भी शांत रह सकता है। पार्श्विक प्रवृत्ति से उसको डराओ धमकाओ, उसको डंडे का यहाँ पे डर दिखाओ, उसको बंदूक का डर दिखाओ, तो भी वो शांत रह लेगा। अगर उसको हम नैतिक बना दे तो भी वो शांत रह लेगा। तो अच्छी बात क्या होना चाहिए, व्यवस्थित बात क्या होना चाहिए, एक सटीक बात क्या होना चाहिए, उसको हमें नैतिकता की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है दोनों से मिलकर के बना है। उसके अंदर क्या है, शारीरिक भूख भी है, उसके अंदर एक कहीं पाश्विकता भी है, पशुवत प्रवृत्ति भी है, लेकिन उसके अंदर नैतिकता भी है, उसके अंदर एक अंतरात्मा भी है जो उसको चेतना के स्तर पे ले जाकर के उसको कहीं की नैतिक विचारों को सोचने पर क्या करती है, मजबूर करती है। तो हमें यहाँ पे कोशिश ये करना चाहिए कि व्यक्ति यहाँ पे क्या कर पाए, इन अलग से इन नैतिक वाले विचारों को सोच पाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। गांधी जी संसदीय व्यवस्था और मशीनी उद्योगकरण के घोर विरोधी थे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी संसदीय व्यवस्था या संसदीय लोकतंत्र के पक्षधर थे, तो बिल्कुल मना कर देना, संसदीय लोकतंत्र के कभी पक्षधर नहीं थे। संसदीय लोकतंत्र को उन्होंने क्या कहा है, बांझ के समान तुलना की है या वैश्या से तुलना की है, इस प्रकार की बातें उन्होंने बोली है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्रिटिसाइज फॉर्म में है। मशीनी उद्योगकरण का भी विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार होते हैं, और दूसरी बात है बेरोजगार होने के साथ साथ यहाँ पे जो प्रकृति है ना, उससे उसके साथ छेड़छाड़ होती है, तो प्रकृति बर्बाद होती है और लोग बेरोजगार भी होते हैं, और हमारे संसाधन का भी क्या होता है, बर्बादी होती है। मशीनीकरण कहीं ना कहीं हमारे इस पूरे एनवायरमेंट को क्या करते हैं और प्रदूषित भी कर देते हैं। तो आदर्श समाज यानी राम राज्य एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन व्यवस्था है, इसको लाना अत्यंत आवश्यक है। और मार्क्स की तरह देखो, कार्ल मार्क्स की तरह यहाँ पे हिंसा या क्रांति की बजाय वो क्या करते हैं, अहिंसा को बढ़ावा देते हैं, न्यासिता को बढ़ावा देते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे कार्ल मार्क्स ने बात क्या बोली थी, वर्ग, एक गरीब वर्ग होगा यानी जिसको बोला जाता है सर्वहारा, जिसमें श्रमिक और किसान आएंगे, एक होता है उच्च वर्ग जो बुर्जुआ वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, इनके बीच में संघर्ष होगा। तो संघर्ष होगा, हिंसा होगी, तभी जाकर के सर्वहारा वर्ग ऊपर उठेगा, बुर्जुआ का समाप्ति करेगा।
और यहाँ पे सभी संसाधनों पे, सभी संपत्ति पे कब्जा कर लेगा और समान रूप से उसका वितरण करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था को हमने कहा है यहाँ पे सर्वहारा की तानाशाही। फिर वो सर्वहारा की तानाशाही आगे जाकर क्या बनेगी, आगे जाकर के साम्यवादी व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ये व्यवस्था सही नहीं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं साम्यवाद या समानता लाने की, ठीक है, लेकिन ये तरीका उनका गलत है, मेथड गलत है। साध अच्छा है उनका, लेकिन साधन बिल्कुल बेकार है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अहिंसात्मक ढंग से हमें कोशिश ये करना चाहिए कि वो वर्ग ही खत्म हो जाए पहले तो, कि जो ऊपर उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है वो खत्म कर दो, सर्वहारा बुर्जुआ वर्ग के बीच में एक भेद है वो खत्म कर दो, सर्वोदय की बात लाओ। इससे क्या है, अहिंसा की बात होगी, सत्याग्रह की बात होगी, अहिंसा और सर्वोदय की बात होगी। तो इसी से ही हमें मिलेगा क्या, एक ऐसा व्यवस्था, ऐसी समाज की व्यवस्था मिलेगी कि आगे फ्यूचर में राज्य बनाना ही नहीं पड़ेगा, ना वो सर्वहारा की तानाशाही लानी नहीं पड़ेगी हमें। हमें ना तो कोई ऐसा तानाशाही या कोई सत्ता बैठानी नहीं पड़ेगी, वो सत्ताहीन समाज होगा, वर्गहीन समाज होगा, राज्य विहीन समाज होगा। वो व्यवस्था हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब न्यासिता की बात भी करते हैं कि अगर एक वर्ग के पास हमने क्या कर दिया था, उसको हमने सफाया किया बुर्जुआ वर्ग को, और किसकी तानाशाही लेके आए, सर्वहारा की। अब सर्वहारा कर क्या रहा है, संपत्ति पर अब अपना राज स्थापित कर रहा है। तो ये संपत्ति का जो राज करने का उस पे अपना सत्ता स्थापित करने का जो क्रम है, ये चलता ही रहेगा, ये चक्र चलता ही रहेगा। कल के दिन सर्वहारा के खिलाफ कोई क्रांति कर देगा, सर्वहारा के खिलाफ क्रांति होगी तो उसमें फिर कोई नया वर्ग निकलेगा, उसकी फिर तानाशाही आएगी, फिर उसके खिलाफ कोई और क्रांति करेगा, तो एक चक्र चलता रहेगा। यहाँ पे अंतिम रूप से संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति केंद्रित नहीं होना चाहिए, किसी एक खास वर्ग का केंद्रित अधिकार नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, सबको बराबर तरीके से क्या मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। और सब यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा संपत्ति बचती है तो उसको परोपकार में उनको लगाना चाहिए। तो यहाँ पे संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं रहेगा, और संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं रहेगा तो हम कहेंगे ये समाज ही कहीं ना कहीं वर्ग विहीन या फिर राज्य विहीन समाज है। और माध्यम से राज्य के अंत की कल्पना भी करते हैं। वे मानते हैं कि यदि एक दिन इतना नैतिक और आध्यात्मिक हो जाएगा, मतलब जो व्यक्ति है वो इतना नैतिक और आध्यात्मिक एक दिन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, किसी बल प्रयोग यंत्र यानी राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। इंसान को इतना नैतिक बना दो, इतना वर्गहीन बना दो, इतना आदर्शवादी बना दो कि उसको यहाँ पे बोलना ही ना पड़े कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, तुम्हारे लिए बुरा क्या है। वो खुद जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये बात होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझ गए कि दार्शनिक अराजकतावाद क्या है गांधी जी का। उसके बाद हम समझते हैं कि गांधी जी यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता को लेकर के क्या सोचते हैं। गांधी जी के धर्मनिरपेक्षता को लेकर के विचार क्या है, सेक्युलरिज्म को लेकर के विचार क्या है, समझते हैं इसको। गांधी जी धार्मिक थे, बिल्कुल कहेंगे, धार्मिक थे, लेकिन उनका धर्म जो है ना वो अलग तरीके का था। धार्मिक थे लेकिन कैसे थे, धार्मिक नैतिकतावादी थे वो, धार्मिक नैतिकतावादी। धार्मिक मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल कट्टर हिंदू या कट्टर इस्लाम को मानते हैं, कट्टरता वाली भावना नहीं है, रूढ़िवादी भावना नहीं है वो। ठीक है, एक प्रकार से यहाँ पे कंजर्वेटिव होकर के नहीं सोच रहे हैं, वो बहुत ही खुले विचारों के हैं। उनको अगर कोई भी धर्म से कोई अच्छी बात सीखने को मिलती है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं वो। तो गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षता, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता यानी कि जो धर्म और राज्य को अलगाव से अलग करती है, उनसे अलग है। मतलब वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमारी, ये मेरी जो व्यक्तिगत धर्मनिरपेक्षता है, ये मेरी जो धर्म की व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पश्चिम से अलग है। पश्चिम में क्या होता है, पश्चिम की बात आपको पता होना चाहिए, खासतौर पर फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में जाओगे आप, तो यहाँ पे धर्म को और राजनीति को अलग देखा जाता है। धर्म और राजनीति अलग रहते हैं, बहुत अलग रहते हैं। यही क्या है, यही है धर्मनिरपेक्षता कहाँ की, पश्चिम की। ठीक है, किसकी धर्मनिरपेक्षता, पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता है ये आपको पता होना चाहिए। क्या है पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता का पॉइंट, तो धर्म और राजनीति क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे आप समझना, भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है या फिर भारतीय कहें, और गांधी जी यहाँ पे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं कि हमारा जो प्राचीन काल से धर्म की व्यवस्था आई है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी रही है। राजनीति को क्या दिशा होना चाहिए, क्या दशा होना चाहिए, वो धर्म ही बताता रहा है। वो धर्म, ये धर्म नहीं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, ये धर्म नहीं। धर्म एक नैतिकता आधारित जो है नीति शास्त्रीय धर्म है। उनकी बात करते हैं कि भारतीय जो परंपरा रही है राजनीति की, वो कैसी रही है, राजनीति की परंपरा कैसी रही है, धर्म आधारित रही है, धर्म आधारित रही है। तो ये है गांधी जी की व्यवस्था। धर्म मतलब यहाँ पे नैतिकता आधारित, ठीक है, नैतिकता आधारित व्यवस्था रही है। तो ये कहने की बात यहाँ पे उनके देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे समझ गए कि हाँ ठीक है, धर्म का योगदान होना चाहिए राजनीति में। फिर आता है धर्म में किस प्रकार के धर्म, तो धर्मनिरपेक्षता की बात तो आती है, यानी सभी धर्मों के प्रति समान आदर होना चाहिए। ये बात देखो आपको बहुत सारे देशों में नहीं मिलेगी देखने को, लेकिन भारत में मिलेगी। कि भारत की धर्मनिरपेक्षता कहती है कि सर्वधर्म संभाव,
हर धर्म के प्रति समान भाव जब राज्य सरकार या हमारी राज्य या हमारा शासन व्यवस्था या हमारे लोग या हमारे नागरिक, आदर्श नागरिक, हमारा आदर्श राम राज्य जो भी व्यवस्था है वो सभी धर्मों के प्रति एक समान भाव रखे, उस राज्य में रहने वाली हर एक प्रजा समान भाव रखे, तो फिर वो समाज कैसा हो जाएगा? सर्व धर्म समभावी। यही तो है धर्मनिरपेक्षता। धर्म के प्रति निरपेक्ष हो जाना मतलब ये नहीं होता है कि धर्म से अलग हो जाना। धर्म के प्रति निरपेक्ष हो जाना मतलब सबको समान रूप से देखना, ये होता है धर्मनिरपेक्षता। ये है भारतीय व्यवस्था। इसमें गांधी जी के अकॉर्डिंग या फिर कहें भारतीय राजनीति के अकॉर्डिंग। राजनीति और धर्म में उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि धर्म और राजनीति को कोई लेना देना नहीं है, वो ना तो धर्म को जानते हो ना ही राजनीति को जानते हैं। धर्म से उनका मतलब संप्रदाय है, हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि नैतिक मूल्य है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। गांधी जी के अनुसार धर्म का मतलब यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम संप्रदायों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हो रही है नैतिक मूल्यों की, जो हमें सिर्फ धर्म ही सिखा सकता है। अब इसके बाद है अपराध और दंड को लेकर, क्राइम एंड पनिशमेंट को लेकर के गांधी जी के क्या विचार हैं। वो राजनीति में अपराध को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, दंड को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, इसको देखेंगे। गांधी जी आदर्श राज्य यानी राम राज की बात करते हैं। हम जानते हैं आदर्श राज्य या राम राज्य, व्यवहारिक राज्य में उनके क्या विचार भिन्न है। देखो आदर्श राज्य को लेकर के गांधी जी क्या कहते हैं? नैतिक या फिर यहाँ पे आदर्शवादी, आदर्शवादी व्यवस्था की बात करते हैं। ये नैतिक बोल दो, ये आदर्शवादी व्यवस्था की बात करते हैं। अब ये व्यवस्था जो है ये क्या है? ये व्यवस्था जो है क्या है? इसमें सुधारात्मक सिद्धांत की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अपराधी से नहीं अपराध से घृणा करो। मतलब ये है कि जैसे राम राज्य है तो उसमें नैतिक व्यक्ति है, कोई नैतिकता आधारित अगर व्यवस्था है तो उसमें नैतिकता आधारित व्यवस्था में क्या होना चाहिए? उसमें ये होना चाहिए कि अपराध जो हुआ है वो क्यों हुआ है, आखिर क्या उसकी मनोदशा रही है। उस अपराध करने की क्रिया से हमें क्या है सोचना पड़ेगा, उस क्रिया को यहाँ पे समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस पे हमें पहचान आधारित जो है प्रक्रिया के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आखिर इसने ये अपराध किया क्यों, इसने ऐसा कृत्य किया क्यों, क्या इसको ऐसी वजह मिली, इसने चोरी क्यों की, क्योंकि चोरी इसने ऐसे इसलिए क्योंकि इसके पीछे क्या है, एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है, वो है गरीबी, बेरोजगारी। और बेरोजगारी गरीबी के पीछे कहीं ना कहीं वो समाज, वो जाति जिम्मेदार है इसकी, तभी तो इसने चोरी की। एक अगर मान लो गरीब व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसमें किसकी जिम्मेदारी? उसकी जिम्मेदारी अकेली होगी क्या? क्या उसको पनिशमेंट देना जरूरी है क्या? क्या सिर्फ उसको दंड देना जरूरी नहीं? उस पूरी व्यवस्था को दंड देना जरूरी है जिसने पीछे उसको गरीब रखा है, या उसकी पूरी पीढ़ी है, पूर्वज है, उनको गरीब रखा है, जिस वजह से आज वो भी गरीब है। तो वो व्यवस्था क्या है, उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब तक उस व्यवस्था पे आप ध्यान नहीं दोगे तो उस गरीबी को खत्म नहीं कर पाओगे। गांधी जी ये कहते हैं। तो दंड हमें किसको देना चाहिए? क्या उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसने अपनी गरीबी की वजह से अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी कर ली, या तो उस पीछे व्यवस्था को देना चाहिए दंड? हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई मनोदशा ही व्यक्ति की है बेवजह की, कि उसको दूसरों को चोरी करके मजा आता है, दूसरों को यहाँ पे चोरी वहां पे करके उसको क्या है अपने जो है ऐशो आराम पूरे करने हैं, तो वो चीज गलत है। उसमें हम कहीं ना कहीं यहाँ पे अपराधी को यहाँ पे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोग अधिकांश लोग 99% लोग चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे परिस्थितियां उनकी जिम्मेदार होती हैं, परिस्थितियां उनसे ऐसा करवाती हैं। ठीक है, तो परिस्थितियों को यहाँ पे नियंत्रित करना जरूरी है, परिस्थितियों को समझना जरूरी है। तो गांधी जी कहेंगे कि यहाँ पे अगर गरीब है, अगर चोर है, वो गरीब है, वो आगे जाके चोर बनता है, तो यहाँ पे जरूरी है कि उसके गरीबी पे आप ध्यान दो, उसके पीछे परिस्थितियां क्या रही हैं, वो परिस्थितियां पे ध्यान दो, परिस्थितियां ठीक करो। उसके बाद अगर परिस्थितियां ठीक हो गई तो गरीबी जो समस्या है वो मुक्त होगी। उसके बाद चोरी की समस्या खत्म होगी। तो अपराध का जो है ना स्तर अगर हमें कम करना है, अपराध का अगर हमें जो संख्या है वो कम करनी है, तो हमें उन परिस्थितियों को ठीक करना पड़ेगा जिससे वो अपराध पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये बात है, सुधारात्मक सिद्धांत को लेकर के चलना चाहिए कि हमें अपराधी से नहीं, अपराध से घृणा करना चाहिए, अपराध के पीछे बनी परिस्थितियों से घृणा करना चाहिए। जेलों को सुधार गृह कहलाना चाहिए। जेलों को अपने आप को जेल मतलब किसी को दंड देने की जगह नहीं कहना चाहिए, या दंड देने की जगह के रूप में काम नहीं करना चाहिए। वहां पे सुधार के रूप में काम करना चाहिए कि फ्यूचर में कोई व्यक्ति अगर वहां पे सुधार के लिए आया है तो उस पर फ्यूचर में ऐसा प्रभाव पड़े कि दोबारा वो कोई क्राइम करे ही ना। हो क्या रहा है आज? जेल जाता है व्यक्ति तो और खूंखार बन के आता है, और खतरनाक बन के आता है, और ऐसे ऐसे लोगों से नेटवर्क बना के आता है कि और बड़े बड़े अपराध कर सके वो। ठीक है, और एक डर का भाव पैदा कर सके लोगों में। पुलिस और सेना को लेकर गांधी जी कहते हैं कि अहिंसक राज्य में पुलिस और सेना की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आदर्श राज्य नैतिकतावादी लोग हैं। तो क्या उनको दिक्कत है? उनको ना तो कोई बताएगा कि उनके लिए अच्छा क्या है, क्या बुरा क्या है। उनको खुद पता है, वो किसी के खिलाफ अपराध भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अपराध करने वाली परिस्थितियां भी ठीक कर दी हैं, तभी तो राम राज आया है। तो हम वहां नहीं पहुंचते जब तक कि
लोकतांत्रिक राज्य पुलिस हो सकती है। लेकिन गांधी जी कहते हैं सडनली पुलिस और सेना को खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राम राज्य अचानक से तो आ नहीं जाएगा, धीरे धीरे लाएंगे। तो धीरे धीरे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुलिस को रखना पड़ेगा या सेना को रखना पड़ेगा, जो धीरे धीरे लोगों को क्या है गाइड करते रहे, उनको एक सही दिशा और मनोदशा देते रहे कि आपको ये करना है, वो करना है, आपको ये सुधार लाना है, वो सुधार लाना है। तो एक मॉनिटरिंग और सुपरविजन के लिए कौन होना चाहिए, एक तंत्र होना चाहिए, पुलिस तंत्र या सेना का तंत्र होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि काम जनता को डराना नहीं होता है पुलिस वगैरह का, इनका काम होता है जनता को, जनता के प्रति स्वयं सेवकों की तरह सेवा करने का भाव होना चाहिए, जनता के प्रति एक सेवा भाव होना चाहिए कि आप सुरक्षा के लिए हो, आप सेवा के लिए हो। आप अगर खड़े हो तो आप आपसे सुरक्षा फील करें, हम सुरक्षा का अनुभव करें, ना कि एक ऐसे भाव, ऐसे डर का कि ये हमें लूट सकता है, हमसे रिश्वत ले सकता है, या हमें कहीं ना कहीं हमें हमारा शोषण कर सकता है। डर का भाव नहीं होना चाहिए। अगर डर का भाव है तो वो कहीं ना कहीं दंड दंड आधारित व्यवस्था है। जैसे अगर हमारे देश में, हमारे राज्यों में, अगर हमें पुलिस को हम इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमें उनसे डर लगता है, तो वो पुलिस की जो एक्चुअल इमेज नहीं है, वो पुलिस की एक बहुत ही बुरी इमेज है, धूमिल छवि है उनकी, छवि छवि एक प्रकार से धूमिल हो चुकी है। इस पे सुधार करना जरूरी है। पुलिस को यहाँ पे इस रूप में होना चाहिए कि हाँ वाकई हमें आपका जो है इसलिए सम्मान है क्योंकि आप हमारी रक्षा करते हो। गांधी जी के आप एकादश व्रत पढ़ते हैं, गांधी जी के एकादश व्रत क्या है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं कि गांधी जी के एकादश व्रत क्या है। ठीक है। देखो गांधी जी के जो एकादश व्रत हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यहाँ पे, वो हो जाएंगे कि 11 ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिसके माध्यम से गांधी जी ने क्या किया है, अपनी बातें बहुत ही डिटेल में समझाई। 11 सिद्धांत में से बहुत सारे सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूँ। उन 11 सिद्धांतों के माध्यम से गांधी जी क्या करना चाहते हैं, एक व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं, एक जो है नॉर्मल साधारण सी व्यवस्था को आदर्श व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं। कैसे ले जाना चाहते हैं वो हिंद स्वराज में गांधी जी ने सत्याग्रही, ठीक है, इसके माध्यम से गांधी जी ये करना चाहते हैं कि जो हिंद स्वराज में उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से सिद्धांतों की बात की है। ठीक है, किस प्रकार के सिद्धांतों की बात की है, ठीक है, इसको हम साइड में कर लेते हैं। कि जैसे एक आदर्श राज्य है, तो आदर्श राज्य के लिए क्या है, सबसे बड़ी बड़ी बात वो है, आदर्श राज्य के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक राम राज्य की व्यवस्था करना चाहिए। राम राज्य, आदर्श राज्य के लिए राम राज्य। और राम राज्य कैसा होता है, राम राज्य होता है अहिंसा आधारित। ठीक है, तो पहला एकादश सिद्धांत है अहिंसा, उनका सबसे बड़ा। दूसरा है यहाँ पे सत्याग्रह की बात होना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा यहाँ पे अपरिग्रह होना चाहिए, ज्यादा संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। चौथा यहाँ पे कैसा होना चाहिए, सर्वोदय होना चाहिए, सबके उदय की बात होना चाहिए। पांचवा कैसा होना चाहिए, आपका सत्य आधारित व्यवस्था होना चाहिए, सत्य पर बल होना चाहिए। और छठवां यहाँ पे अस्तेय की भावना भी होना चाहिए। अस्तेय मतलब चोरी वोरी न करना, किसी के प्रति फरेब न करना। तो ये ऐसी बातें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कि सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ये तो होता ही है, ये सिद्धांत तो उनके इसमें शामिल ही है। साथ में आत्मनिर्भरता, ठीक है, निर्भरता में आत्मनिर्भरता की भावना को, स्वदेशी की भावना को, शारीरिक श्रम की भावना को, मेहनत करना मतलब अस्पृश्यता निवारण की भावना को, सर्वधर्म समभाव की भावना को, संयम की भावना को बढ़ावा देना, ये सब के सब एकादश व्रत में आ जाएंगे, जो गांधी जी ने बोलेंगे। इन 11 व्रतों का पालन एक सत्याग्रही करता है, जिससे क्या होगा, एक समाज में जो व्यवस्था है, नैतिकता आधारित आध्यात्मिक जीवन वाली व्यवस्था है, वो आ सकेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्यक्तिवाद को लेकर क्या सोच है उनकी, इसको और समझ लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। गांधी जी ने राजनीतिक दर्शन के केंद्र में राज नहीं बल्कि व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति को उन्होंने सर्वोच्च यहाँ पे इंपॉर्टेंस देकर के ये कहा है कि हमें क्या करना चाहिए, केंद्र में किसको रखना चाहिए, व्यक्ति को। उनका ये कथन है कि व्यक्ति एक सचेत और नैतिक प्राणी है, जबकि राज क्या है, आत्महीन मशीन है। व्यक्ति से ही समाज बना है। ठीक है, हम जानते हैं व्यक्ति से ही समाज बना है, दीनदयाल उपाध्याय के विचार भी यही है, आप एक प्रकार से देखोगे उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है गांधी जी का। व्यक्ति से समाज बना है और समाज से फिर क्या बना है, हमारा राज्य बना है या राष्ट्र बना है। तो राज्य और राष्ट्र की जो नींव है वो व्यक्ति से ही है। अगर व्यक्ति अच्छा है तो राष्ट्र अच्छा है। ठीक है, अगर व्यक्ति बुरा है, ठीक है, व्यक्ति बुरा है तो राज्य बुरा है। तो वही बात है कि व्यक्ति के लिए राज्य क्या है, होना चाहिए।
और राज्य का निर्माण व्यक्ति के विकास के लिए हुआ है, ना कि व्यक्ति के जन्म राज्य की सेवा के लिए। बात समझना ये जरूरी है कि व्यक्ति अगर है तभी तो राज्य है। राज्य कहीं ना कहीं अगर अपना अस्तित्व देख पा रहे तो व्यक्ति की वजह से। गांधी जी व्यक्तिवादी हैं। गांधी जी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में बात करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को स्वार्थ में ले जाने की बात नहीं करते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगा रहना चाहिए, अपने खुद की भलाई में लगाना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है। गांधी जी ये कहते हैं कि उनको नैतिकता आधारित जीवन जीना चाहिए व्यक्ति को, और वो नैतिकता आधारित अगर हम सबकी भलाई का सोचेंगे तो लोग, दूसरे लोग भी हमारी भलाई का सोचेंगे, तो ये राज्य अच्छा बन पाएगा फिर। तो सेवा के लिए, राज्य की सेवा के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है व्यक्ति का जन्म राज्य की सेवा के लिए यहाँ पे हुआ है, व्यक्ति के विकास के लिए मतलब ये यहाँ पे क्या है, व्यक्ति जो राज्य का निर्माण है ना वो व्यक्ति के लिए हुआ है। वो राज्य के निर्माण जो है ना व्यक्ति के लिए हुआ है। ऐसा मत सोचना कि व्यक्ति जो है राज्य की सेवा के लिए बना है, वो उसका सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन पहला काम क्या है, राज्य का निर्माण व्यक्ति के लिए हुआ है। यदि राज्य व्यक्ति की अंतरात्मा यानी कंसाइंस के खिलाफ आदेश दे तो व्यक्ति को उसका विरोध करने का पूरा अधिकार है। बात समझ में आई? तो ये होता है क्या, ये होता है व्यक्तिवादी आधार, ये व्यक्तिवादी सोच जो गांधी जी के विचारों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे कुछ विचार और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को यहाँ पे धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।